अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम आपकी बात कराने जा रहे हैं दुनिया के सबसे चर्चित कोरोना एक्सपर्ट कहें, मेडिकल एक्सपर्ट कहें, आज के जमाने के डॉक्टर फहीम यूनुस, जो कि संक्रामक रोग डिपार्टमेंट के हेड हैं मेरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका के। डॉक्टर फहीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शुक्रिया सौरभ, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आपको ये अंदाजा है कि नहीं कि यहां पर लोग आपको किस कदर आपकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और आप जो बताते हैं उससे उसको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, आपने ये कब से शुरू किया कि आप दुनिया तक वो छोटी छोटी बातें पहुंचाएं जो कोरोना के जमाने में जाननी जरूरी है? जी, पिछले मार्च में 2020 के मार्च में जब ये पैंडेमिक शुरू हुई तो मुझे इतने टेक्स्ट्स और फोन कॉल्स आ रहे थे मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के, पूरी दुनिया से। और मेरा काम इतना बिजी था हॉस्पिटल में, बिकॉज हमारे लिए भी ये एक नया इन्फेक्शन था कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी कुछ बता सकता। तो मेरी बेटी ने एक्चुअली मुझे सजेस्ट किया कि आप ट्विटर पे अगर इनके जवाब दे दें तो वो सब लोग एक जगह से पढ़ लेंगे। और जब मैंने वो थ्रेड ट्वीट किया और बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि 20 मिलियन के करीब लोगों ने उस थ्रेड को देखा, तो फिर मुझे ये लगा कि एक मौका है, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज मुझे फ्रॉम गॉड मिली है तो आई शुड शेयर इट विद पीपल। तो मेरा सिर्फ ये फोकस है कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे हर चीज का नहीं पता, जो मुझे पता है, जो मैंने पिछले 25 साल में सीखा है, मेरे पास एक मौका है खिदमत करने का। That's what I'm doing it। जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी तो आराम से खुशी से घर चला जाऊंगा, कोई और काम नहीं है, कोई और पर्पस नहीं है सबका। नहीं, लेकिन फिलहाल तो आपने जैसा कहा कि आपके जरिए बहुत लोगों तक बहुत अच्छी जानकारी, इंफॉर्मेशन जा रही है, बहुत मदद हो रही है लोगों की। अब मैं आपकी इजाजत के साथ फिर से कुछ सवाल पूछूंगा जिनमें से बहुत से जवाब आप सोशल मीडिया पर दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारे जरिए भी आपकी बात लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त हिंदुस्तान में एक नए किस्म की बीमारी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसे हम ब्लैक फंगस आम भाषा में कहते हैं। इस पर आपने भी कुछ बोला है, लिखा है। इसके बारे में जरा हमको बताइए कि अचानक से ब्लैक फंगस क्यों आ गया, कहां से आ गया? जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों को जानने की यह है कि ब्लैक फंगस कोविड की तरह, कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यह है कि आपको इतना खौफ खाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उन लोगों को होगा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हम पहले भी देखते थे, लेकिन टिपिकली इन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं होती, या ये स्टेरॉइड्स या ऐसी दवाइयों पे होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हमारे जो ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, वहां मिट्टी और ये चीजें इतनी होती है कि ये फंगस सॉइल में रहता है। और अगर सॉइल में एनिमल के एक्सक्रीटा हों, जो कि बहुत कॉमन है इस पूरी दुनिया के एरियाज में, तो और अगर आप ये चीजें, अगर आप डायबिटिक हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो आपका रिस्क है। आई थिंक इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 कि लोग इसको प्रिवेंट करें, कोशिश करें कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें और ऐसी जगहों पे ना जाएं या ज्यादा उस मिट्टी से एक्सपोज ना हो जिस डस्ट में ये फंगस हो। और दूसरा यह है कि डॉक्टर्स के लिए कि इसको फौरन डायग्नोज और तशखीस किया जाए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, कई दफा सर्जरी करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कह दी कि लोगों को ये पता हो कि ये एक शख्स से दूसरे को नहीं लगता। स्टेरॉइड्स का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करें प्लीज अपने घर में। ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत होता है कि कोरोना की डायग्नोसिस हुआ, साथ ही स्टेरॉइड्स खाने शुरू कर दिए। और मैंने इस पर बहुत बात की है कि अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो ज्यादा इलाज करे या कम इलाज करे। अच्छा डॉक्टर वो है जो एक्यूरेट इलाज करे। आप कुछ ज्यादा करेंगे उसका भी आपको नुकसान होगा, कम करेंगे उसका भी नुकसान होगा। तो अननेसेसरी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल मत कीजिए। डॉक्टर साहब, लेकिन इसी मुद्दे पर लोग अस्पताल में गए, कोरोना से ठीक होके घर पहुंच गए, घर में है, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया। ये आता कहां से है? इसके कांटेक्ट में हम कैसे आते हैं? जी, मैंने आपको बताया कि CDC के मुताबिक बहुत सारे फंगस, सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस का नाम है, बहुत सारी ये चीजें एनवायरनमेंट में रहती हैं और दरख्तों पे, मिट्टी पे, जानवरों पे, जो कि हमारा देहाती माहौल होता है। तो जितना आप उससे एक्सपोज होंगे, आप अगर गौर कीजिए कि अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा कोरोना आया, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हुए और बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन है इन ममालिक में, लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस नहीं आए। मैं इस पे कोई हतमी राय नहीं दे रहा, कोई फाइनल वर्ड नहीं दे रहा, क्योंकि साइंस इवॉल्विंग चीज का नाम है। साइंस इस चीज का नाम है कि अपना माइंड ओपन रखें हर पॉसिबिलिटी, राइट।
तो उसी तरह से मेरा ख्याल है हर पॉसिबिलिटी अब लोगों को ये खुद देखना है कि उनकी डेली प्रैक्टिसेस में, अगर एक शख्स किसान है, सारा दिन वो हल चला रहा है अपने खेत में और साथ उसको कोरोना और वो उसकी डायबिटीज और वो स्टेरॉइड्स दे रहा है, तो मेरा ख्याल है वो किसान रिस्क पे, राइट? तो इस तरह से सोचने की जरूरत है। ये आता है सॉइल से, जिस सॉइल में आमतौर पे हर तरह की कंटामिनेशन होती है। अब मैं जरा स्टेरॉइड्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, भारत में और बहुत देशों में स्टेरॉइड्स के जरिए कोरोना को ट्रीट किया गया। अस्पतालों में बड़ी कॉमनली इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बल्कि यहां तो हालत ये थी कि लोग घरों में, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, वो घरों में न जाने कहां से स्टेरॉइड्स लेकर के और किसी डॉक्टर से पूछ करके या कुछ लोग बगैर पूछे अपने घरों में भी स्टेरॉइड्स ले रहे थे और अपने रिश्तेदारों को दे रहे थे। तो स्टेरॉइड है क्या? ये हमारे फायदे की चीज है, नुकसान की चीज है? इसका इस्तेमाल करें तो कैसे करें? हर चीज का फायदा और नुकसान है। इस हद तक के खुराक, जो रोटी आप खाते हैं, जो फ्रूट्स आप खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें तो वो खुराक भी नुकसान का बायस बन जाएगी। सो असल चीज एतदाल और मिडिल ग्राउंड है। स्टेरॉइड्स की कई ऐसी इंडिकेशंस हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जिस्म के अंदर। सादे अल्फाज में मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो अगर जिस्म में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, जो कि इस कोरोना वायरस और जो साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको लोग नमोनिया का नाम भी देते हैं, अगर प्रॉपर टाइम पे स्टेरॉइड्स यूज किए जाएं उस मरीज में कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसकी पल्स ऑक्स 94 से नीचे गिर चुकी है या जो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है, तो तहकीक के मुताबिक इस तरह के लोगों को स्टेरॉइड्स का फायदा होता है। अगर आपकी पल्स ऑक्स 92 से ऊपर है अभी और आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा इसका। स्टडीज में भी ये बात साबित है। तो ये बड़ी क्लियर लाइन है जिसको ड्रॉ करता हूं मैं कि 92 से अगर आपका पल्स ऑक्स ऊपर रहता है और आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तो आपको ना स्टेरॉइड्स की जरूरत है, ना प्लाज्मा की जरूरत है, ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना आइवरमेक्टिन की जरूरत है। और ये है वो जो तहकीक कहती है। एक और इम्पोर्टेंट बात सौरभ, मैं इस चीज से बहुत इख्तलाफ रखता हूं जब लोग कहते हैं मैंने ये कहा, फलां डॉक्टर ने ये कहा। मैं इस वक्त बेंच पे रिसर्च नहीं कर रहा। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो मेरा ओपिनियन है। मैं सिर्फ वो लोगों को बता रहा हूं जो जर्नल्स में छप रहा है, जो बेस्ट टॉप हॉस्पिटल्स दुनिया के उनमें हो रहा है। और लोगों का ये ख्याल कि शायद हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में या मेरे मुल्क में वायरस डिफरेंट है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होगा तो WHO इसीलिए बैठी है कि फिर वो उस चीज को इंडिकेट कर देगी। तो जब तक बड़ी बॉडीज इंडिकेट ना करें, मेरा ख्याल है हमें अपने ओपिनियन को सरेंडर करना चाहिए एविडेंस के सामने। जो साइंस है उसके पीछे चले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे चाहे ब्लैक फंगस हो या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो, हम देखते हैं डॉक्टर सबसे पहले कॉशन करते हैं उन लोगों को जो कि डायबिटिक हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं मधुमेह की बीमारी है, शुगर है। क्या करें, क्या कोरिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है शुगर का, डायबिटीज का और इन बीमारियों का? जी, डायबिटीज कंट्रोल एक्चुअली ये प्रूवन है कि अगर आप अपने ब्लड शुगर को अच्छा कंट्रोल करते हैं, यानी वो 180 मिलीग्राम से कम रहती है, तो आपकी मोर्टेलिटी, आपका कोरोना से मरने का इम्कान कम हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करें, ब्लैक फंगस हो या ना हो। ये तहकीक साबित कर चुकी है। अब उसी तरह से मोटापा है, उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से कैंसर या बाकी ऐसी बीमारियां जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन उनको ओवरनाइट करेक्ट करना मुश्किल है। ओवरनाइट तो अब मैं अपना कैंसर को फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि आप 3 दिन में इसका बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगेन सादा अल्फाज में जो शुगर है हमारे जिस्म में, जब उसकी ज्यादती है तो जो आपके बैक्टीरिया, वायरस, ये बिल्कुल मैं सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, आप एसेंशियली अपने दुश्मन को खुराक दे रहे हैं। तो जितना ग्लूकोज ज्यादा है उतना आप एक तरह से अपने दुश्मन को खुराक दे रहे हैं, आप अपने दुश्मन को सप्लाई कर रहे हैं मोर फ्यूल, विच यू डोंट वांट टू डू। अब डॉक्टर साहब, आपने अब खुद अभी कई सारी थेरेपीज के और दवाइयों के नाम लिए, भारत में इनका इस्तेमाल हुआ। अब भारत में जो नई कोरोना के प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो आई हैं, उसमें अब रेमडेसिविर भी नहीं है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं है। हम एक इंजेक्शन का नाम सुनते थे टोसिलिजुमैब, बहुत लोगों ने ढूंढा अपनों के लिए, भारत में इसकी किल्लत भी हो गई थी। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक तो हम इन्हीं से इलाज कर रहे थे, तो अब कोरोना का इलाज किन दवाओं से किया जाए?
जी, कोरोना, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अगर ये गाइडलाइंस बन गई हैं, और ये एक तरह से खुशी की भी बात है, दुख की भी बात है। दुख इसलिए कि इंडिया जैसा मुल्क जिससे सारी दुनिया को डॉक्टर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं और बहुत सुपीरियर क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, उस अपने मुल्क का ये हाल है कि 12-14 महीने के बाद उन्होंने ये गाइडलाइंस इस हद तक डेवलप की। तो ये तो दुख की बात है। खुशी की बात ये है कि अच्छी बात है, दिस इज व्हाट साइंस इज, कि जब आपको एक चीज की समझ आए, आप ये ना फिक्र करें कि लोग क्या कहेंगे, आप वो करें जो एविडेंस। तो ये अच्छी बात है कि एविडेंस के साथ अलाइन किया है आपने इसको। लेकिन क्या किया जाए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोरोना का डायग्नोसिस होते ही ये जरूरी नहीं है कि आपको अब फैंसी दवाइयों की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आपने सबसे पहले ये देखना है, अगर डायग्नोसिस हुआ है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, इम्यूनो सप्रेसिव चीजें नहीं है आपकी, और की पॉइंट है पल्स ऑक्स, जब आप अपनी ऑक्सीजन चेक करते हैं वो 92-94 से ऊपर है। अगर ये चीजें होती हैं, जो कि मेरा ख्याल है 80% लोगों में होगा ऐसा, तो ऐसे लोगों का इलाज घर में हो सकता है। उनको वही पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन वो ले लें जो कि पहले वो अपने रेगुलर बुखार में लेते थे। उनको 10 दिन अपने आप को आइसोलेट करना होगा और अपनी अच्छी स्लीप रखें। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर जान छुड़ाएं, क्योंकि इससे भी इंसान का दिमाग खराब होता है। ज्यादा चीजों को पैनिक ना लें और 10 दिन अपने तसल्ली से गुजार लें। 80-90% ऑफ द पीपल विल डू वेल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है लोगों को खौफ ये होता है कि मैं मिस ना कर जाऊं, मैं अस्पताल बहुत लेट ना जाऊं। दुरुस्त बात है, लेकिन उसी के लिए आप पल्स ऑक्स यूज कर रहे हैं। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या आपको ऐसी बीमारियां हैं, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जल्दी जाइए। मुझे नहीं पता इंडिया में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी है, वो शुरू में अमेरिका में भी नहीं थी। अगर आप 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है या आपको ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम इस्तेमाल करते हैं शुरू में, पहले 7 या 10 दिन में अमेरिका में, उसका फायदा होता है। लेकिन बार बार मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान, इंडिया के रिसोर्सेज का अंदाजा है, मुझे वहाँ के लोगों के चैलेंजेस का अंदाजा है, मुझे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा है। हर शख्स के पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो बात करनी है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सके। तो मेरा ख्याल है वो सिंपल पल्स ऑक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, अपनी पल्स ऑक्स चेक कर लीजिए दिन में एक दफा, और वो बहुत काफी है। रेमडेसिविर या कैट स्कैन या बहुत ज्यादा ब्लड टेस्ट करने, जब आप कैट स्कैन के लिए जाएंगे आप और लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, और एक कैट स्कैन में इतनी रेडिएशन है जितनी 60 एक्सरेज में होती है। और कैट स्कैन जो आप करेंगे उससे कोई ट्रीटमेंट पे फर्क नहीं आएगा। अगर आपकी पल्स ऑक्स 92 से ऊपर है तो जो मर्जी कैट स्कैन शो कर दे, आपको स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। सो इसलिए मैं ये बातें बताता हूँ ताकि लोगों को एक बेसिक फायदा हो जाए कि कैसे उन्होंने अपने आप को मैनेज करना। ठीक है, तो 2-3 बातें आपसे हमने जानी कि इन दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, आपका डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देगा उसको फॉलो करें, और सीटी स्कैन भी डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं, खामखा अपने आप जाकर के सीटी स्कैन के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अब डॉक्टर साहब, अब इसके बाद अब सवाल यह है कि जो भारत में हो रहा है इस वक्त, हम बहुत ज्यादा मामले देख रहे हैं और बहुत ज्यादा मौतें भी देख रहे हैं। ये जो दूसरी वेव आई है, ये कैसे फर्क है इससे पहले पिछले साल जो हमने केसेस देखे थे? जी, मेरा ख्याल है इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक वायरस के बिहेवियर से और हमारे अपने बिहेवियर से है। जो नया स्ट्रेन आया है इस वक्त B1617, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ज्यादा तेजी से फैलता है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि वो 50% ज्यादा तेजी से फैलता है या 80% ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो बहुत तेजी से फैलता है। आप इसको यूं समझ लें कि वायरस ने अपनी छुरी तेज कर ली है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है, आप वायरस को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर वो पहले कपड़े का मास्क पहनते थे तो अब सर्जिकल मास्क शुरू कर दें, अगर सर्जिकल पहनते थे तो KN95 शुरू कर दें, और उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं वो। लेकिन जो चीज हमने नहीं की, जिसका मेरा ख्याल है हमें नुकसान हुआ है इंडिया में आप लोगों को, वो है कि मैस गैदरिंग्स। अगर बड़े बड़े इज्तिमा और हजूम इकट्ठे हो रहे हैं, वो रिलीजन के नाम पे हो, पॉलिटिक्स के नाम पे हो, या इवन घरों में, बहुत ज्यादा कोरोना जो अमेरिका में फैला है दिसंबर में, जिसका नुकसान हमें जनवरी और फरवरी में हुआ, वो क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से हुआ। और हम यहाँ पे कहते रहे लोगों को, नवंबर से हमने कहना शुरू किया कि इस साल क्रिसमस पे एहतियात करना, न्यू ईयर पे एहतियात करना, क्योंकि बहुत तेजी से ये वायरस फैलेगा।
हमारे भी यहाँ यूके का B117 स्ट्रेन आया हुआ था और मेरा ख्याल है उसकी वजह से अमेरिका में बहुत मौतें हुई जनवरी और फरवरी में। सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, दो चीजें हैं, नया वायरस का स्ट्रेन और बहुत ज्यादा लोगों की केयरलेसनेस, आपस में मिलना जुलना, और उससे वायरस को एडवांटेज हुआ। जी। अब डॉक्टर साहब, एक चीज जो हमने इस बार देखी जो पिछली बार नहीं देखी थी, वो है सडन डेथ्स। कई बार हमने ये भी देखा कि आप कोरोना से रिकवर हो गए, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई और अचानक दिल का दौरा पड़ा और आपकी मौत हो गई। इस बार ऐसा क्यों देखा जा रहा है? और ये यंगर एज ग्रुप में भी देखा जा रहा है, ये जवान लोगों को हो रहा है, ये 20 से 40 साल के लोगों के बीच में हो रहा है। जी, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन, इसका आंसर इसलिए कि इसमें बहुत सारे डाटा पॉइंट्स अभी चाहिए। ये बहुत मैंने सुना है, ये मीडिया में ये बात आ जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल कोरोना के केसेस कितने हैं। अगर टोटल केसेस कोरोना के लत से 10 मिलियन हैं और उसमें से 100 लोगों को ऐसा हो गया तो बहुत छोटा नंबर है। नंबर 1, पहली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्टेक्स्ट नजर में रखना कि कितने लोगों को ये हुआ है आउट ऑफ दैट बिग डिनोमिनेटर। और दूसरा फिर ये देखना है कि उनका इलाज कैसे हुआ था। मुझे नहीं पता कि उनको, जैसे अगर कई लोगों को हम एंटाकोएगुलेंट्स देते हैं जिससे कि खून जमता नहीं है, क्योंकि इस वायरस में एक प्रॉब्लम ये है जो कि मेरा ख्याल है इटली के डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो पिछले साल लॉम्बार्डी में जब ये बहुत ज्यादा वेव आई है तो वहां ये पता चला कि ये वायरस ब्लड क्लॉट्स करता है, और जिसके बाद हमने वो दवाइयां इस्तेमाल करनी शुरू की अगेन सेलेक्ट पॉपुलेशन में, सबके लिए जरूरत नहीं है उनकी, कि जिनको ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ब्लड क्लॉट्स हो रहे हों, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की अंडरलाइन कंडीशंस हों, और ये भी हो सकता है कि टोटल नंबर इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दोज केसेस। क्योंकि जब आप पूरे देखिए इंडिया में क्या हर जगह, मुझे पता है टेस्टिंग पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन आप शायद मेरे से बेहतर ये जानते हो कि आपके विलेजेस में टेस्टिंग हो रही है, क्या हर शख्स अफोर्ड करता है टेस्ट करवाना, क्या उतने टेस्ट हो रहे हैं जितने होने चाहिए? तो अगर वो नहीं हो रहे तो फिर बहुत सारे अननोन्स हैं इसमें, ठीक है, इसलिए कंप्लीट हतमी कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं आपके समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ अलग टॉपिक्स पर जाऊंगा ताकि हम ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। अब मैं आपसे वैक्सीन पर बात करना चाहता हूं। वैक्सीन को लेकर लोगों में पहले तो डर था, वो अब शायद दूर हो गया क्योंकि बहुत से लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन भारत में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और आप लोग अमेरिका में जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं, क्या कोई बुनियादी फर्क है, कोई अंतर है? जी, मेरा ख्याल है फर्क जरूर होगा। ऐसा लगता है कि mRNA वैक्सीन शायद बेहतर हों, और शायद जो वेक्टर वैक्सीन है, मेरा ख्याल है जिसको कोविशील्ड बोलते हैं आप, वो सेकेंड लेवल टेक्नोलॉजी है, और जो कोवैक्सीन है वो एक ओरिजिनल ट्रेडिशनल पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये सोचना, मेरा ख्याल है लोगों को इस पर गौर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें अवेलेबिलिटी को देखना है। देखिए, अगर आपके पास जहाज का टिकट ना हो तो आप क्या करेंगे? आप खड़े तो नहीं रहेंगे एक जगह, आप ट्रेन पे चले जाएंगे या बस पे चले जाएंगे, पर्पस तो पहुंचना है ना वहां, आप थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे। तो मैं ये लोगों को इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये सब बराबर हैं तो ये शायद सच नहीं होगा, और मैं ये नहीं कह सकता, मैं झूठी तसल्ली नहीं देता कभी, ना ट्विटर पे ना इन पर्सन, क्योंकि ये आपस में स्टडी नहीं हुई, हेड टू हेड ट्रायल्स इनके नहीं हुए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनमें से कौन सी बेस्ट है या ये बराबर है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, क्योंकि ये सब की सब सेफ है, इनका फायदा इनके नुकसान की निस्बत हजारों गुना ज्यादा है। सो आपको जो मिले वो आप ले लीजिए, जो आपकी गवर्नमेंट कहे वो आप ले लें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जैसे आपको पहली डोज लग गई, पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज में शायद क्योंकि सप्लाई साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी हो जाती है, तो शायद आपको थोड़ा वक्त लग जाए, तो लोग ये सोचते हैं कि हमको पहली डोज लगने के कितने वक्त के बाद कुछ इम्यूनिटी मिलेगी, पहली डोज का कितना फायदा होता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है सिंपल आंसर ये है कि शायद 50% फायदा होता है। अगेन वेरी वेरी सिंपल आंसर। पहली डोज के बाद आपको मास्क नहीं उतारना चाहिए, पहली डोज के बाद आपको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए, आपको शादियों पे, बड़ी पार्टीज में, हजूम में, क्राउड्स में नहीं जाना चाहिए, वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड नहीं है। और दूसरी डोज का जहां तक ताल्लुक है वो 3 हफ्ते के बाद भी लग सकती है, 8 हफ्ते के बाद भी लग सकती है, 12 हफ्ते के बाद भी लग सकती है। और इसमें आमतौर पे सप्लाई एंड डिमांड का इशू होता है। गवर्नमेंट को बड़ी कुछ सच बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एफिकेसी की बात नहीं है, साफ बताना चाहिए कि हमारे पास इतनी डोज है और हम ज्यादा लोगों को उसका फायदा देना चाह रहे हैं।
एक रोटी होती है, ज्यादा खाने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, आप उस रोटी के टुकड़े कर लेते हैं आपस में और मिलके खा लेते हैं. सो आई थिंक उसकी जो सेकेंड डोज के इंटरवल्स हैं दे आर परफेक्टली फाइन. 12 हफ्ते तक आप उसको वेट कर सकते हैं, लेकिन पहली डोज के बाद आप फुली प्रोटेक्टेड नहीं है. जैसे भारत में तो अब तीन महीने 12 हफ्ते जैसे आप कह रहे हैं उतना पीरियड कर दिया गया है 2 डोज के बीच में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी पहली डोज की इफेक्टिवनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि वो लेट नहीं है. 12 हफ्ते बिल्कुल ठीक टाइम है, कोई उसमें बुराई नहीं है. हाँ, अगर आपके बहुत ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो तो शायद 3 या 4 हफ्ते पे लगानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ज्यादा लोग फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाएं. लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं है और लोग बहुत ज्यादा हैं तो फिर आपको इस तरह की बजटिंग करनी पड़ती है. डॉक्टर साहब ये बताइए कि हालांकि ये मैंने सोशल मीडिया पर ज्यादा सुना है, फिर आज पता लगा शायद कुछ एक आध मुल्क में ऐसा हुआ भी कि पहली डोज किसी वैक्सीन की, दूसरी डोज किसी वैक्सीन की. आपने शायद इस पर बोला भी है, क्या ये मुमकिन है? जी, मेरा ख्याल है ये डाउन द रोड मुमकिन होगा, लेकिन अभी मेरे पास कम अज कम, मैं इसको बहुत गौर से स्टडी कर रहा हूँ. मुझे पता है जो स्पेन से स्टडी आई है एस्ट्राजेनेका और फाइजर की डोज की, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको. लेकिन तकरीबन 8-9 बड़ी वैक्सीन इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपके बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं. किस वैक्सीन के बाद कौन सी और उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, दोबारा डाउन द रोड कितने, अगर बूस्टर लगाना पड़ेगा आपको तो फिर वो आप तीसरी वैक्सीन का लगाएंगे या उन्हीं 2 में से किसी का लगाएंगे. अगर आपको वैक्सीन पासपोर्ट बनाना पड़ेगा तो वो किस नाम से बनेगा और इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्या होंगे. क्योंकि देखिए जो स्पेन से अभी स्टडी आई है वो 600 लोगों पे स्टडी हुई है, तकरीबन 600 लोगों पे. जो ओरिजिनल स्टडीज फाइजर मॉडर्ना की हैं वो 30-40 हजार लोगों पे. तो मैं लोगों को न डराना चाहता हूँ इस पे कि इसका बहुत नुकसान है, ना मैं उनको एक प्री मैच्योर तसल्ली देना चाहता हूँ. मेरे ख्याल है इस पे बहुत स्टडीज हो रही हैं और मेरा दिल ये कहता है कि दिस विल बी हैपनिंग, ये पॉसिबल होगा. लेकिन वी जस्ट वांट टू वेट ताकि हम इसको केयरफुली कर सकें और लोगों को बता सकें कि अगर इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, अगर कोई एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन डेंजरस है तो मैं चाहूंगा कि लोगों को पता हो उसका, इससे पहले कि मैं ब्लैंकेट अप्रूवल सबको कहूँ कि हाँ जो चाहे जो मर्जी मिले लगवा लो. हाँ, इस वक्त फाइजर और एस्ट्राजेनेका पे अब हमें थोड़ी रीअश्योरेंस है, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपके पास फाइजर और एस्ट्राजेनेका का इशू नहीं है. आपके पास इशू है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद कोई और लगवाने का, और उस पर अभी कोई स्टडी मैंने तो नहीं देखी. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कोई आदमी कोरोना संक्रमित हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद भी ये कहा गया कि वो 3 महीने तक इंतजार करे अपना नेक्स्ट डोज लेने के लिए, पहला हो चाहे दूसरा डोज हो. तो अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी वैक्सीन ले लेता है तो क्या उसको कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता, कोई फिक्र की बात नहीं. और इससे मुराद ये है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन. लोग उनको ये फिक्र होती है कि क्या अगर मुझे एक माइल्ड सा इन्फेक्शन है, मुझे पता भी नहीं और मुझे वैक्सीन लग गई तो क्या होगा. ज्यादा से ज्यादा शायद आपको थोड़ा ज्यादा बुखार हो जाए 1 आध दिन के लिए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं है उसका. लोगों को उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए. अब डॉक्टर साहब एक यहाँ चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि कोई तीसरी वेव भी आ सकती है और उसमें सबसे बड़ा खतरा ये दिखाया जा रहा है कि वो बच्चों को अफेक्ट कर सकती है. इसमें कितनी हकीकत है? जी, एक बात ठीक है, दूसरी रिस्पॉन्सिबल है. तीसरी, चौथी, 5वीं वेव भी अनफॉर्चुनेटली आ सकती है. जब तक 50 से 60% तक आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती, आपको इस चीज से तो जरूर ये सोचना चाहिए कि आपकी सारी प्लानिंग ये हो कि अगली वेव आ सकती है. आपने अभी ये जंग जीती नहीं. जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, आई थिंक इट्स वेरी प्रीमेच्योर एंड इट्स इररिस्पांसिबल, क्योंकि अभी कोई ऐसी प्रिसाइज स्टडी वंस अगेन मैंने नहीं देखी कि बच्चों से आपकी मुराद क्या है. क्या 10 साल से कम उम्र के लोग बच्चे हैं, क्या 18 साल से कम उम्र के लोग बच्चे हैं? और अगर कोई ये कह रहा है तो उनको चाहिए कि वो स्टडीज शेयर करें, क्योंकि मुझे कोई ऐसी स्टडीज नहीं मिली जो ये कहती हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा बैड आउटकम्स होंगे. हो सकता है ऐसा कुछ आ गया हो. बहुत ज्यादा इल्म आ रहा है रोजाना. मैं इस चीज को प्राइड या एरोगेंस से नहीं कह रहा, मैं एक तरह की अपनी आपको बता रहा हूँ लिमिटेशन कि मैंने तो ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं देखी और हमें अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए. मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हो जाएगा. आपका ख्याल मोहतरम है लेकिन साइंटिफिक नहीं है. नहीं तो आप अभी भी बच्चों को लो रिस्क ग्रुप मानते हैं? अगर हम फर्ज कर लें 15 साल से छोटे बच्चों को मानते हैं, आप मानते हैं उनको कम खतरा है बड़ों के मुकाबले? मैं ये समझता हूँ, जो अब मेरी समझने की बात नहीं, जो साइंस है वो ये कहती है कि उनको इन्फेक्शन होने का खतरा शायद उतना ही है जितना बड़ों का है, लेकिन खुदा ना करे उनको अस्पताल जाने का या उनकी मौत का
खतरा बहुत कम है बड़ों की निस्बत। और बच्चों की वैक्सीन को लेकर डॉक्टर साहब आप क्या बताते हैं, क्योंकि आपके मुल्क में तो शायद लगना भी शुरू हो गई हैं, और WHO ने हालांकि ये कहा है कि आप बच्चों को लगाने से पहले और देशों के साथ और मुल्कों के साथ ये जो रिच कंट्रीज हैं वैक्सीन को शेयर करें। ये बड़ा मुश्किल मॉरल एथिकल क्वेश्चन है, लेकिन अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन अप्रूव हो गई है। मेरा बेटा 13 साल का है, मैंने उसको लगवाई है। मॉडर्ना के अब ट्रायल्स हो रहे हैं जो शायद 6 माह से ऊपर के बच्चों को। सो मेरा ख्याल है कि साल के आखिर तक 2 या 3 वैक्सीन ऐसी जरूर होंगी जो बच्चों के लिए भी अप्रूव्ड होंगी। अब क्या वो इन मुल्कों को पहले बच्चों को लगानी चाहिए या इन्हें और ममालिक को देनी चाहिए जहां फ्रंटलाइन भी वैक्सीनेटेड है, दैट्स एन एथिकल क्वेश्चन, वो एक बहुत लंबी मुख्तलिफ डिबेट है। अच्छा, ये और डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि कोई डेटा है कि किसी को री इन्फेक्शन हुआ हो तो ऐसे कितने मामले हैं परसेंटेज वाइज, एक के बाद दोबारा इन्फेक्शन भी हो गया, और क्या ये बार बार भी हो सकता है, और वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन की क्या दर देखी जा रही है? री इन्फेक्शन बहुत कम है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। री इन्फेक्शन को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि इस वायरस के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं उस पहले वायरस से। सो चूंकि वो नहीं होती इसलिए आई थिंक आई कैंट गिव यू अ नंबर, लेकिन शायद 1 to 2% होगी री इन्फेक्शन 6 महीने से 1 साल के बीच में, उसका नंबर बहुत कम है। जो ब्राजील में स्ट्रेन आया P1, उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वहां री इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुए, ये हमें पता है, क्योंकि मनास जो ब्राजील का शहर है वहां 70-75% के करीब लोग कोविड हो चुका था और उनको लगता था कि वो हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच गए हैं। लेकिन जब ये नया स्ट्रेन P1 आया तो वहां बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुए, तो क्लियरली उस स्ट्रेन ने री इन्फेक्शन का रेट इंक्रीज किया। जहां तक वैक्सीन के बाद री इन्फेक्शन का ताल्लुक है, वंस अगेन ये नंबर्स वेरी करते हैं, क्योंकि हर कंपनी ने अपने नंबर्स शो नहीं किए। हमें फाइजर मॉडर्ना का सबसे ज्यादा पता है इसमें, और अमेरिका में वो नंबर इफ यू वर टू पुट अ नंबर शायद 0.0001 के करीब है, बहुत छोटा नंबर है। वो पेशेंट्स आमतौर पे उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होती है। मैं आपको अपना तजुर्बा यहाँ बता सकता हूँ, अमेरिका में जनवरी के महीने के दौरान पूरे महीने में तकरीबन 1 लाख लोग मर रहे थे अमेरिका में कोरोना से। उस महीने शायद 1 लाख के करीब लोग मरे थे। अब जो एवरेज है वो 15 से 18 हजार है। तो आप सोचिए इतना बड़ा रिडक्शन, मोर देन 80% रिडक्शन कैसे हुआ? सिर्फ वैक्सीन से हुआ। मेरे जितने मरीज हैं अस्पताल में इस वक्त, वो सब के सब वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मैंने पिछले 2 महीने में एक भी मरीज ऐसा नहीं देखा अस्पताल में जो आया हो कि जो कहे मैंने दोनों डोजेस लगवा ली थी। सो रिस्क री इन्फेक्शन का जरूर रहता है, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो रिस्क उससे बहुत कम है जो बगैर वैक्सीन के आपका रिस्क है कोरोना के साथ। अब मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर फहीम आपसे, दुनिया को इस वायरस से आजादी कब मिलेगी? क्या इस पर कोई काम चल रहा है, कोई स्टडी चल रही है? कितना वक्त लग सकता है, और क्या तरीका है इससे हमेशा हमेशा के लिए आजादी पाने का? वैक्सीन इस वक्त के हालात से सिर्फ एक तरीका है। ऑफ कोर्स कल ये साइंस चेंज हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वो जवाब सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। अनफॉर्चुनेटली इसका सच्चा आंसर ये है कि ये पैंडेमिक, ये वबा मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइम्स पे ख़त्म होगी, और ये डिपेंड करेगा उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस कंट्री के रिस्पांस पे। ताइवान और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, बहुत सारे ममालिक जिन्होंने इस पे अर्ली कंट्रोल किया, वहां तो कई महीनों से लाइफ नॉर्मल चल रही है, बगैर वैक्सीन के उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब अगली वेव आएगी, मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, कनाडा और यूरोप की, जहां तेजी से वैक्सीनेशन हो रही हैं, और हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में आप देखें कि इन ममालिक में लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो मुल्क जहां वैक्सीनेशन रेट अभी भी 3%, 5%, 8% है, उन मुल्कों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। उन मुल्कों के लिए बहुत फिक्र की बात है। इट मे ड्रैग आउट अनदर ईयर, इट मे ड्रैग आउट अनदर 2 years। आई होप ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये भी ख्याल है कि बहुत सारी वैक्सीन बाकी ममालिक से अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगी ग्लोबली, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के पास मिलियंस ऑफ डोजेस एक्स्ट्रा होंगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। शायद 300-400 मिलियन एक्स्ट्रा डोज होगी, जिसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी वक्त के साथ। बट मच ऑफ दिस डिपेंड्स कि हम एज अ पीपल, हम अपने आपस के डिफरेंसेस कितनी तेजी से खत्म करते हैं। सौरभ, इस
वायरस ने हमें ये सिखाया कि ये वायरस ये नहीं देख रहा कि इस वक्त एक शख्स जो लाहौर में पैदा हुआ, जो अमेरिका आया, जो इस वक्त बाल्टीमोर में बैठा है, उसका एक इंडियन आदमी के साथ मुस्कुरा के दोस्तों की तरह बात करना, इस वायरस ने हमें जोड़ दिया है। इसने हमें इंसानियत सिखाई है। इसने हमें ये सिखाया है कि वायरस तफरीक नहीं करेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जब हम ये बात समझ जाएंगे एज अ पीपल, तो हम इस वायरस का मुकाबला कर लेंगे। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, वायरस जीतता रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब, और आपसे बात करके सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप बहुत साफ साफ बात करते हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी साफ गोई से। ना आप किसी को झूठी तसल्ली देते हैं, ना आप किसी को खामखा पैनिक में डालते हैं, और आपके जरिए जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, मुझे लगता है बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हर आदमी तक पहुंचेगी। और हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर आपको हम परेशान करें, फिर आपसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि आप जरूर वक्त देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहीम यूनुस। बहुत शुक्रिया सर, गुड लक। तो कोरोना पर अमेरिका के ये मशहूर डॉक्टर फहीम यूनुस की राय आप जान रहे थे तमाम मुद्दों पर। उन्होंने बिल्कुल साफ बताया जब उनसे ब्लैक फंगस के बारे में पूछा गया कि ये कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये आमतौर पर हर बीमारी के लिए कहा गया, चाहे वो कोरोना हो या फिर अब ये ब्लैक फंगस की बारे में हम बात कर रहे हो। तो हमारे साथ इस वक्त दो देश के बड़े नामचीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर निखिल टंडन और मैक्स दिल्ली के डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर अमरीश मित्तल। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर टंडन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अब हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली में शुगर पेशेंट्स जो हमको देख रहे होंगे, डायबिटीज के पेशेंट्स जो हमें देख रहे हैं, उनके मुतालिक हम लोग बात करना चाहते हैं। ये सवाल मैंने अभी डॉक्टर फहीम से भी पूछा, डायबिटिक्स क्यों है ज्यादा खतरे में, चाहे कोरोना चाहे ब्लैक फंगस? देखिए, डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हमें स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा डर ना जाएं। अनकंट्रोल्ड पॉली कंट्रोल्ड डायबिटीज जिनको साथ में और जटिलताएं हों, उनमें ये संभावना जरूर बढ़ती है। तो ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, किसी को कुछ सालों से डायबिटीज है, वो दवाई अच्छी प्रकार ले रहे हैं, उनकी शुगर बहुत बढ़िया चल रही, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2-3 परिस्थितियां जो यहां पे हमारे सामने आती हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, या फिर कोविड होने से या किसी भी इंफेक्शन होने की वजह से शुगर ने उछाल ले लिया हो, या तीसरा कोविड के इलाज में ऐसी कोई दवाइयां जैसे स्टीरॉइड दी गई जिनसे शुगर और बढ़ गई हो, उनमें ये दिक्कत आने की संभावना होती है। और क्यों होती है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का, अनडायग्नोज्ड डायबिटीज का इम्यून सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। तो हमारी क्षमता होती है, कीटाणुओं से जंग लड़ने की क्षमता होती है, उसमें गिरावट आ जाती है। और जो आमतौर पे, जैसे आप ब्लैक फंगस के बारे में बात करना चाहेंगे, वो एक नॉर्मली प्रेजेंट चीज होती है जिसको आराम से शरीर उसको निपटा देता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इम्यूनिटी कम होने के कारण वो ही एक गंभीर रुख पकड़ के बीमारी कर सकती है। जी ठीक। डॉक्टर मित्तल, अब जैसे अभी डॉक्टर टंडन ने बताया, वेल कंट्रोल अगर आपकी डायबिटीज है तो आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे, हम किसे कहते हैं कंट्रोल डायबिटीज, किसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज? जो लोग अपनी शुगर मापते रहते हैं घरों में मीटर के साथ, तो उनको तो पता है, वो फिगर्स वो सुबह शाम चेक करते हैं। मैं बता सकूं तो मैं खुद डायबिटिक हूं, तो मैं खुद ये जानना चाहता हूं क्या होती है वेल कंट्रोल डायबिटीज? सब डायबिटीज एक बास्केट में हम नहीं डाल सकते। सब डायबिटीज में पूरा स्पेक्ट्रम है, जैसे डॉक्टर टंडन ने बताया आपको। बेसिकली अगर आपको, पहले हम बताएंगे न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक है, आपकी एज पे डायबिटीज है और वेल कंट्रोल्ड है। वेल कंट्रोल्ड माने क्या, आपने पूछा, तो एक 3 मंथ एवरेज हम लोग लेते हैं। डायबिटीज का एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने की शुगर का औसत एवरेज हमको बताता है। जनरली स्पीकिंग वो 7% के आसपास रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। किसी किसी केस में हम लोग उससे टाइट चाहते हैं, किसी किसी केस में उससे ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ब्रॉडली 7 एक फिगर याद रखने के लिए अच्छी है। तो अगर आप
आपकी ड्यूरेशन डायबिटीज की आपको 1-2 साल पहले हुई, आपकी एज कम है, आपको और चीजें नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और आप वेल कंट्रोल्ड अपनी शुगर को रख रहे हैं, 6.5%, 7% आपका HbA1c है, तो आपका रिस्क बहुत फर्क है एक ऐसे डायबिटिक से जिसको 30 साल से शुगर है, जिसका हार्ट इन्वॉल्व है, जिसके गुर्दे इन्वॉल्व हैं, जिसका कंट्रोल ठीक नहीं है, HbA1c 8.5 9 चल रहा है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो ये देखिए, डायबिटीज इंडिया में बहुत कॉमन है। 40 साल की एज पे दिल्ली में मेट्रोज में 15-20% लोग को डायबिटीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर अब सभी को हम सोचेंगे कि पैनिक कर दें तो वो गलत है, क्योंकि अधिकतर लोग को कुछ भी मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा है कोविड का। लेकिन जो ये सेगमेंट है जिनमें डायबिटीज कई चीजों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा हमने लास्ट ईयर एक पेपर भी छापा है इस पे, कि अगर जिनमें ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज हैं डायबिटीज के साथ, उनको ज्यादा रिस्क है। तो इसलिए हम लोग यही सोच के चले, ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छी है, वेल कंट्रोल डायबिटीज है, तो हम कोविड को आराम से जीत पाएंगे, कोविड के ऊपर आराम से फतेह पाएंगे। अच्छा, अब चूंकि हम लोग खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और उनसे जुड़ी आज जो हमने अभी जो फिलहाल देश में 2 बीमारियां गंभीर रूप से आई हुई हैं, कोरोना और ब्लैक फंगस। डॉक्टर टंडन, एक आम पेशेंट को जो एक स्वस्थ है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उसको आप ट्रीट करते हैं, फर्ज कीजिए कोरोना के लिए, और एक डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या फर्क होगा दोनों के ट्रीटमेंट में? देखिए, नंबर 1, हर बीमारी का अपने बीमारी की गंभीरता के अनुसार इलाज होता है। तो कोविड का इलाज कोविड कितना गंभीर है उसके अनुसार किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है कि अगर माइल्ड कोविड है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या कहती है, मॉडरेट कोविड है तो क्या कहती है, सीवियर कोविड है तो क्या कहती है। एक तो सबसे पहले उस बीमारी का अपना एक इलाज करने का एक लेवल होना चाहिए। फिर आपने कहा डायबिटीज, अभी जैसे डॉक्टर मित्तल और मैंने दोनों ने कहा, अगर ये हमारी उस स्पेक्ट्रम ऑफ डायबिटीज में आता है मरीज जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, अनकंट्रोल, लॉन्ग ड्यूरेशन, साथ में कोमॉर्बिडिटीज, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उस प्रकार के मरीज में कोविड होते होते बीमारी का रुख गंभीर हो सकता है। उन लोगों को अस्पताल की आवश्यकता पड़ सकती है, अस्पताल में उनकी स्टे लंबी हो सकती है, ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, और एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशंस में मृत्यु होने की संभावना भी हो सकती है। तो इसलिए क्लियरली जो हमें स्क्रूटनी करनी होती है, जो हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, वो और भी सतर्कता के साथ करनी होती है, और जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उनकी शुगर को इतनी अच्छी रखें ताकि शुगर की जो उछाल है या बढ़ावत है उसका दुष्प्रभाव कोविड पे और ना पड़ जाए, तो एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी पे बुरा असर ना पड़ जाए। मुझे यकीन है आप जितने पेशेंट्स देखते होंगे उनको आप जरूर सलाह देते होंगे अपना खान पान कैसा रखें, अपनी डाइट कैसी रखें, लेकिन वो सलाह जितनी बार जाए उतनी बार कम है। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर मित्तल आपसे कहूंगा कि आपको इस वक्त सुनने वाले लोगों को आप क्या सलाह देंगे, खासकर इन दिनों में कैसे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें? डायबिटीज कंट्रोल में रखना हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, आई, किडनी, कोविड को हटा भी दें अगर बीच से, उन सब के लिए भी डायबिटीज का कंट्रोल आवश्यक है। लेकिन कोविड के आने से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उसके अंदर आ गई है। तो डायबिटीज कंट्रोल माने आपको वही चीजें करनी है, आपको डाइट फॉलो करनी है प्रॉपर। अब डाइट की डिटेल्स तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। हेल्दी डाइट जो आपको बताई गई हो, आपको रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करना है, आपको रेगुलर ग्लूकोज टेस्टिंग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पीरियड में है, पैंडेमिक में लोग टेस्ट करना बंद कर दे रहे हैं कई बार, तो आपको दिन में 2 या 3 बार, या जैसे आपके डॉक्टर बताया, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, कई बार पता लगा हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 2 हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, तो वो किसी इंडिकेशन में हो भी सकता है सही। लेकिन इस वक्त जो हमारे ऊपर समस्या है उसमें अपने शुगर को चेक में रखें और अपनी दवाइयां ना छोड़ें। कई बार लोग ये दवा नहीं मिली, ये छोड़ दी, ये बदल दिया, तो इस समय बिल्कुल सतर्क रहें अपनी टेस्टिंग में, अपनी दवाइयों में, अपने खान पान में और अपने व्यायाम में। तो जिससे अगर आपको कोविड हो, इफ गॉड फॉरबिड आपको कोविड हो जाता है, तो यू एंटर कोविड विद बेटर कंट्रोल, जरूर, तो आपका एग्जिट भी बहुत अच्छा होगा, सही डायरेक्शन में होगा। अगर आप कोविड को खराब कंट्रोल मेंटेन करते हैं तो अपने लिए पहले हैंडीकैप कर लिया आपने, पर फिर भी उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कोविड वो डॉक्टर की जिम्मेदारी आपकी नहीं। अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको सही सलाह मिलनी चाहिए और आपको शुगर पे उतना ही करीब करीब ध्यान देना पड़ेगा जितना आप कोविड की दवाइयों पे देंगे।
नहीं तो लॉन्ग टर्म आप काफी बच सकते हैं कोविड के कॉम्प्लिकेशंस से। डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर टंडन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूं खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स जो थे वो कोरोना में कुछ ज्यादा डरे हुए और अब तो ब्लैक फंगस और आ गया, तो आपने थोड़ा डर भी मिटाया और थोड़ा सतर्क भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने देश विदेश के बेहतरीन डॉक्टर्स की राय इंडिया टीवी पर सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इसमें आपको फायदा भी मिलेगा। अब कोरोना की 50 बड़ी खबरें देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। पीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने का दिया नया मंत्र, कहा